नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए जारी किए गए प्रतिबंधात्मक निर्देशों के तहत अमरावती शहर से जिले में प्रति सप्ताह शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में शनिवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे गए, जिसकी वजह से लगभग सभी व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानों के शटर डाउन दिखाई दिए। हालांकि इसके बावजूद शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ का नजारा आम दिनों की तरह ही रहा। जहां एक और शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान वीकेंड लॉकडाउन का पालन करते हुए बंद थे, वहीं दूसरी ओर कई प्रतिष्ठानों द्वारा खुलेआम प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया गया और बेधड़क अपनी दुकानें शुरू रखी गई। इन दुकानों में खरीदारी के लिए भी अच्छी खासी ग्राहकी देखी गई और कहीं पर भी मनपा या पुलिस पथक को एक्शन में नहीं पाया गया। बोर्डी नाला मध्यम प्रकल्प चांदुरबाजार तहसील के 13 तथा अचलपुर तहसील के 3 ऐसे 16 गांवों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकल्प का काम अधूरा पड़ा है और बेहद धीमी गति से काम चल रहा है, जिसे लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस प्रकल्प के ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बनाए गए रेलवे अंडरपास का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा शुभारंभ किया गया। अपने द्वारा की गई पूर्व घोषणा के अनुरूप विधायक रवि राणा शनिवार की सुबह अपनी युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकड़ों समर्थकों के साथ इस रेलवे अंडरपास पर पहुंचे और उन्होंने विगत 5 वर्षों से राजापेट रेलवे आरओबी व रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य की चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग चौकीदार सहित यहाँ से गुजरने वाले शालेय विद्यार्थियों तथा हाथ ठेला चलाने वालों के हाथों फीता कटवाते हुए इस रेलवे अंडरपास में लोगों तथा वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। इस समय स्थानीय मीडिया से बात करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि अंडरपास हा शहराच्या मध्य ठिकाणी आहे। या ठिकाणी प्रत्येक रुग्ण आहे, शाळेत जाणारा विद्यार्थी आहे, हातगाडीवाले आहे, कामगार आहे, या सगळ्या लोकांना 4 ते 5 किलोमीटर दूर फिरून जावं लागत होतं। म्हणून आज गेल्या 5 वर्षाआधी हा अंडरपासचं काम सुरू झालं। 2 वर्षात कंप्लीट व्हायचं होतं, पण देवेंद्र फडणवीस सरकारने याच्यामध्ये 45 कोटी रुपये दिले होते। आज ते पूर्ण झालं काम आणि पूर्ण 5 वर्ष ज्या व्यक्तीने इथे म्हातारा आहे, ज्यांनी इथे चौकीदारी केली, त्या 75 वर्ष बुजुर्गाच्या हाताने आम्ही यांचं उद्घाटन केलं आणि जे भाजीचे गाडीवाले, फेरीवाले जे ब्रिजवरून जात होते, त्यांचा घाम गाळत होते, मेहनत करत होते, अशा लोकांना अंडरपास अत्यंत आवश्यक होता। त्या भाजीचे गाडी चालक जे आहे त्यांच्या हाताने सुद्धा याचं उद्घाटन केलं। शाळेत जाणारे मुलं आहे यांच्या हाताने सुद्धा उद्घाटन केलं आणि आजपासून हा अंडरपास अमरावती शहराच्या जिल्ह्याच्या नागरिकांसाठी खुला केलेला आहे आणि सगळी वाहतूक आज चालू झाली आहे। इस रेलवे अंडरपास का उद्घाटन करते समय यहाँ पर काफी भीड़भाड़ का नजारा दिखाई दिया। चूंकि इस समय कोविड संक्रमण का खतरा चल रहा है, ऐसे में इतनी भीड़भाड़ को जमा करवाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा, परिस्थिती शून्य झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही सगळ्यांनीच सोशल डिस्टन्सचं पूर्ण तुम्हाला दिसते इथे की सोशल डिस्टन्सचं पालन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे, पण लोकांमध्ये इतका उत्साह आहे की त्या उत्साहामुळं ह्या ब्रिजचं उद्घाटन जे 10 वर्षापासून जी जनता प्रतीक्षा करत होती, त्यांना अचानक इतकं मोठं हे रहदारी सुरू होणं म्हणजे लोकांसाठी एक आनंदाचा क्षण होता। आणि आनंदाच्या क्षणामध्ये आपण पाहिलं आहे, अजित पवार साहेबांनी पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीचं कार्यालयाचं उद्घाटन केलं, तेव्हासुद्धा त्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाला लोकांना एवढा आनंद झाला की भरगच्च लोकांनी तिथे आपलं तिथे उपस्थिती दाखवली आणि आज सुद्धा या अंडरपासच्या उद्घाटनाला भरगच्च उपस्थिती लोकांनी दाखवली। जिले में सबसे बड़ा प्रसूति गृह रहने वाले जिला स्तरीय अस्पताल का तेजी से विस्तार हो और यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नई इमारत में जिला स्तरीय अस्पताल कार्यान्वित हो, इस दृष्टिकोण से स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत यहां पर बनाए जा रहे 200 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का कार्य प्रगति पथ पर रहते हुए अब यहां पर भौतिक सुविधाओं से संबंधित कामों के लिए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा 6,45,59,000 रुपए की निधि मंजूर कराई गई है, जिसे आगामी 5 जुलाई को विधानमंडल के पावर सत्र के दौरान पूरक मांग के तहत मंजूरी मिलने वाली है। इसके लिए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है।
स्थानीय पीआर पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफर लेटर वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को ऑनलाइन पद्धति से किया गया। जारी शैक्षणिक वर्ष में पोटे संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों के 260 तथा अन्य महाविद्यालयों के कई छात्र छात्राओं का विभिन्न नामांकित कंपनियों में चयन हुआ है। इन सभी छात्र छात्राओं को संस्था अध्यक्ष तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता तथा संस्था के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ऑनलाइन तरीके से उनकी नौकरियों के ऑफर लेटर वितरित किए गए। इस ऑनलाइन समारोह में 4000 से अधिक विद्यार्थियों व अभिभावकों की उपस्थिति रही। पीआर पोटे पाटील ग्रुपने फार मोठ्या प्रमाणामध्ये यावर्षी 300+ प्लेसमेंट केलं आणि चांगल्या कंपनीचं प्लेसमेंट केलं। त्याबद्दल मी आमच्या प्लेसमेंट टीमचे पीआर पोटे टीमचं फार मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवादसुद्धा देतो। सिच्युएशन फार या वर्षात वाईट सिच्युएशन आहे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये ज्या सिच्युएशनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांचे जॉब्स गेले, लोकांना रोजगार राहिला नाही, अशा सिच्युएशनमध्ये पीआर पोटे पाटीलच्या ग्रुपनी TNP डिपार्टमेंटनी HOD आणि प्रिन्सिपल्स यांनी मोठी अहोरात्र मेहनत करून मोठ्या प्रमाणामध्ये या अमरावतीच्या पोटे कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट तर दिलंच, परंतु बाकी कॉलेजलासुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्लेसमेंट दिलं। त्याबद्दल मी परत त्यांचा आभार आणि कौतुक करतो। आज आपण अनेक वर्षापासून एक जवळपास 2007 पासून पोटे कॉलेजचं आपण हे रोपटं लावलं आणि आज जवळपास 9 ते 10 वर्षापासनं आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोरांना प्लेसमेंट देतो। आज 5000पेक्षा जास्त प्लेसमेंट देणारी एकमेव इन्स्टिट्यूट म्हणून हे प्रवीण पीआर पोटे पाटील ग्रुप आपल्या समोर आलेला आहे। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत इन दिनों अमरावती महानगर पालिका पर पूरी तरह से सही व सटीक साबित हो रही है। अमरावती शहर में स्थित सभी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, मॉल व इमारतों का फायर ऑडिट करने की जिम्मेदारी मनपा के अग्निशमन विभाग के पास है, किंतु खुद महानगर पालिका का मुख्यालय रहने वाली इमारत का ही अब तक फायर ऑडिट नहीं हुआ है और यहाँ पर लगे अग्निशमन यंत्रों की एक्सपायरी डेट खत्म हुए करीब 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उसे बदला नहीं गया है। मनपा कार्यालय परिसर में कुल 86 अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं और इन सभी की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। विगत 30 जून को महापौर के कक्ष में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिजली के तारों में स्पार्किंग होने के साथ ही जबरदस्त विस्फोट हुआ था और पूरा केबिन धुएं से भर गया था। जिस जगह पर शॉर्ट सर्किट हुआ वहां से केवल 2 कदम के अंतर पर रखे गए अग्निशामक यंत्र की एक्सपायरी डेट भी 6 माह पूर्व 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो गई है। यह अपने आप में बेहद गंभीर बात है और खुद अग्निशमन विभाग ने इसे खतरनाक बताते हुए कहा है कि अग्निशमन यंत्र में पाउडर बदलने अथवा पूरा सिलेंडर बदलने हेतु जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है कि 6 माह पूर्व जनवरी माह के दौरान खुद महापौर ने मनपा मुख्यालय में लगे अग्निशामक यंत्रों का मुआयना किया था और उस समय कालबाह्य पाए गए अग्निशामक यंत्रों को तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए थे। उस समय भी अग्निशमन विभाग ने जल्द ही निविदा प्रक्रिया चलाने का जवाब दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह निविदा प्रक्रिया कब चलाई जाएगी और क्या अग्निशमन विभाग मनपा मुख्यालय में किसी बड़ी दुर्घटना के घटित होने का इंतजार कर रहा है। स्थानीय महानगर पालिका एवं महावितरण के बीच कर एवं बकाया विद्युत बिल के भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। महावितरण के वित्त अधिकारियों ने इस बारे में मनपा प्रशासन से संवाद साधते हुए बकाया राशि के बारे में जानकारी ली और सोमवार के बाद समायोजन के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसे मंजूरी मिलने के बाद दोनों विभागों के बीच एक दूसरे पर बकाया रहने वाली राशि का समायोजन किया जाएगा। मनपा की ओर बकाया रहने वाली करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली हेतु महावितरण द्वारा विगत सोमवार को शहर के स्ट्रीट लाइट की विद्युत आपूर्ति खंडित कर दी गई थी, जिसके बाद मनपा ने भी अपने करीब 13 करोड़ रुपए के बकाया करों की वसूली हेतु महावितरण को जब्ती की नोटिस जारी की और एक कार्यालय के लिए जब्तीनामा भी जारी किया, जिसकी वजह से यह मामला जमकर गर्मा गया। इस बीच महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से संपर्क साधा और बकाया राशि का समायोजन करने की तैयारी दर्शाई। मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया था कि अमरावती शहर से जिले और संभाग में 29 जून से 2 जुलाई तक हल्के व मध्यम स्तर की अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन अपेक्षा से विपरीत विगत 29 जून से बारिश पूरी तरह नदारद है और बीते 4 दिनों से आसमान पूरी तरह साफ है। ऐसे में अब तक हुई बारिश और अब तप रही तेज धूप की वजह से काफी हद तक उमस होने लगी है और साथ ही गर्मी की तपिश भी महसूस हो रही है। ऐसे में लोग बाग पसीने पसीने हो रहे हैं और एक बार फिर AC और कूलर का उपयोग शुरू हो गया है। दूसरी ओर बारिश के अचानक मुंह फेर लेने की वजह से अब किसानों में काफी हद तक चिंता का माहौल देखा जा रहा है। मानसून के सक्रिय होने के बाद शुरुआती दौर में अच्छी खासी झमाझम बारिश हुई। ऐसे में सभी किसानों ने अपने अपने खेतों में खरीफ फसलों के बीजों की बुआई करनी शुरू कर दी थी और इस समय तक करीब 60% से अधिक खेत खलिहानों में बुआई का काम पूर्ण हो चुका है। लेकिन बारिश के गायब हो जाने और तेज धूप तपने की वजह से अब तक बोए गए बीजों और अंकुरित हो रही फसलों के जलकर सूख जाने का खतरा मंडरा रहा है। यदि आगामी 1-2 दिनों में बारिश नहीं होती है तो दोबारा बुआई करने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में किसानों को जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कल रविवार 4 जुलाई व सोमवार 5 जुलाई को विदर्भ में कुछ ही जगह पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही 6 व 7 जुलाई को भी बिखरे हुए स्वरूप में बारिश होगी और 8 जुलाई से बारिश का प्रमाण बढ़ेगा। विगत वर्ष जून माह के दौरान भारतीय दंड संहिता तथा विशेष कानून के तहत दोष सिद्धि का प्रमाण बेहद कम था और विगत वर्ष जनवरी से जून माह तक भारतीय दंड संहिता के 50% और विशेष कानून अंतर्गत 8% मामलों में ही आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हुए और उन्हें अदालत द्वारा सजा सुनाई गई। वहीं शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के पद का जिम्मा संभालने के साथ ही शहर पुलिस के कामकाज के तरीके में काफी हद तक परिवर्तन किया, जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ अदालत में अपराध साबित हो सके इस हेतु पुख्ता चार्जशीट अदालत में पेश करने को लेकर विशेष प्रयास किए। इसके लिए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस अमलदारों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें प्रलंबित आपराधिक मामलों को सुलझाने का लक्ष्य सौंपा, जिसकी वजह से पुलिस महकमे के कामकाज में काफी हद तक सुधार आया और इस साल जून माह में भारतीय दंड संहिता से संबंधित 93.33% तथा विशेष कानून से संबंधित 60% मामलों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। साथ ही जारी वर्ष में जनवरी से जून माह के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भारतीय दंड संहिता से संबंधित 75% तथा विशेष कानून से संबंधित 22% मामलों में सजा सुनाई गई है। यह शहर पुलिस आयुक्तालय की अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। विगत दिनों चिखलदरा में ग्रामीण पुलिस महकमे के विश्राम गृह का उद्घाटन हुआ। साथ ही अमरावती शहर में स्थित ग्रामीण पुलिस के आशियाना क्लब व मंथन सभागृह सहित पुलिस हेल्थ ऐप का भी शुभारंभ किया गया। ये सभी उपक्रम जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों उद्घाटित किए गए थे और चिखलदरा के कार्यक्रम में मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल तथा अमरावती शहर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के को आमंत्रित नहीं करने और उनके नामों का उल्लेख कार्यक्रम पत्रिका में जानबूझकर नहीं करने के आरोप लगने शुरू हुए। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार हनन की शिकायत भी की। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने कहा कि पुलिस कल्याण निधि के जरिए किए जाने वाले कार्यों के उद्घाटन अथवा शुभारंभ के कार्यक्रम पूरी तरह से पुलिस महकमे के निजी स्तर पर होने वाले कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता और खुद पुलिस महकमे को यह तय करना होता है कि किसे बुलाया जाए और किसे नहीं। ऐसे में यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि के विशेषाधिकार हनन का सवाल नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनका उद्देश्य किसी की अनदेखी करना और किसी को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, अतः किसी ने भी इस बारे में किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए महावितरण के प्रकल्प व मानव संसाधन संचालक भालचंद्र खंडाई द्वारा यहां बुलाई गई अमरावती परिमंडल के अधिकारियों की बैठक में कहा गया कि कोविड संक्रमण काल के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं की ओर महावितरण का काफी अधिक बकाया हो गया है, जिसकी वजह से महावितरण को काफी अधिक आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि महावितरण का पूरा कामकाज विद्युत बिलों की वसूली पर ही आधारित है, ऐसे में महावितरण के लिए अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु बकाया विद्युत बिलों की वसूली करना बेहद आवश्यक है। आज नो हॉर्न दिवस के उपलक्ष्य में जनाक्रोश संस्था तथा अमरावती शहर यातायात पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान चलाते हुए राजकमल चौक पर नो हॉर्न डे मनाया गया। साथ ही वाहन धारकों को हॉर्न बजाने की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के साथ ही हॉर्न नहीं बजाने तथा यातायात नियमों का पालन करने को लेकर प्रेरित किया गया। अमरावतीकरांना विनंती आहे की या चांगल्या कार्याला प्रतिसाद द्यावा। जनाक्रोश नागपूर, जबलपूर, रायपूर नंतर आता अमरावतीची शाखा पण सुरू होत आहे। आमचे अध्यक्ष डॉक्टर लत्तड, डॉक्टर रवी कासखेडीकर आणि बाकी सगळे पदाधिकारी मिळून अमरावतीला सुद्धा कार्य करण्याचं ठरवलं आहे। अमरावतीकरांना आव्हान आहे की सगळ्यांनी साथ द्या। धन्यवाद। कोविड संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खो चुके महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क 100% माफ करने का निर्णय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा लिया गया है। इस फैसले को कोविड संक्रमण काल के दौरान अनाथ हो चुके गरीब एवं सर्वसामान्य परिवारों के विद्यार्थियों हेतु काफी राहतपूर्ण माना जा रहा है। विगत जून माह के दौरान अमरावती वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने अलग अलग घटनाओं में कुल 23 वन्य प्राणियों को रेस्क्यू किया, जिसमें कई वन्य प्राणियों को जरूरत पड़ने पर बेहोश करते हुए जंगलों में सुरक्षित ले जाकर छोड़ा गया। इन 23 वन्य प्राणियों में 7 लंगूर, 10 नीलगाय, 5 बारहसिंगा व 1 जंगली सुअर का समावेश था। अमरावती जिले से संभाग में शामिल 5 जिलों में शनिवार 3 जुलाई को कोविड संक्रमण के चलते केवल एक संक्रमित की मौत हुई, जो अमरावती जिले से वास्ता रखता था। वहीं शनिवार को अमरावती जिले में 43 तथा संभाग में 128 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही अमरावती जिले में 32 तथा संभाग में 69 मरीज कोविड मुक्त हुए। इसके साथ ही अब अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,106 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 94,179 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं।
वहीं शनिवार को संभाग में पाए गए 128 मरीजों में अकोला के 11, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 55 तथा वाशिम के 16 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही संभाग में कोविड मुक्त होने वाले 69 मरीजों में अकोला के 1, यवतमाल के 5, बुल्ढाना के 24 तथा वाशिम के 7 मरीजों का समावेश है। संभाग में अब तक कुल 3,55,464 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,48,985 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,535 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अमरावती के 1,555, अकोला के 1,131, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 663 तथा वाशिम के 400 मरीजों का समावेश है। 2 दिन बीत जाने के बावजूद तबादलों की अपेक्षित सूची घोषित न होने तथा इस संदर्भ में निकलने वाली अधिसूचना भी जारी न होने की वजह से तबादले की प्रतीक्षा में रहने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उत्सुकता अब चरम पर जा पहुंची है और तबादले की आस लगाकर बैठे कई पुलिस अधिकारी एक दूसरे को फोन करते हुए इस निर्णय की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दर्जे के अधिकारियों के प्रमोशन व तबादले की प्रक्रिया आमतौर पर जून माह की शुरुआत से शुरू होती है, किंतु पिछले वर्ष पुलिस अधिकारियों के तबादले के संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फोन टैप करते हुए जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे लेकर सरकार चहुं और आलोचना का शिकार हुई थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के तबादले का विषय काफी संवेदनशील बन चुका है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इस सुविधा के तहत अब किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइसेंस हासिल किए जाने की संभावना है। ऐसे में इस योजना पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जिस पर उपाय के रूप में लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा जल्द ही इन कैमरा होगी, ऐसी जानकारी परिवहन विभाग द्वारा दी गई है। विगत 1.5 वर्ष से समूचा जिला कोरोना एवं लॉकडाउन से त्रस्त है और कई लोगों के रोजगार डूब गए हैं और उद्योग व्यवसाय ठप हैं। वहीं दूसरी ओर महावितरण के कर्मचारी बकाया विद्युत बिलों की पठानी वसूली करते घूम रहे हैं। इस बारे में कई लोगों की शिकायत मिलने के बाद विधायक रवि राणा ने कल तुरंत ही महावितरण कंपनी की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर के कक्ष में एक बैठक बुलाई और कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं किसानों के बिजली कनेक्शन किसी भी हालत में काटे नहीं जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहरी व घरेलू क्षेत्र के घरेलू बिजली कनेक्शन धारकों से भी पूरे बिल न लेते हुए 50% बिजली बिल लेकर कनेक्शन को नियमित किया जाए। जिले की दरियापुर तहसील के भामौद गांव में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व बेटी की गला घोटकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह हत्याकांड उस समय उजागर हुआ जब बीती शाम घर के बंद कमरे से लाशों की दुर्गंध बाहर आने लगी। पश्चात गांव वासियों द्वारा इसकी जानकारी येवदा पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। पुलिस के अनुसार मृतकों की शिनाख्त 50 वर्षीय अनिल देशमुख, उनकी पत्नी वंदना देशमुख तथा बेटी साक्षी देशमुख के तौर पर हुई है। घटनास्थल से मृतक अनिल देशमुख द्वारा लिखी गई एक सुसाइड नोट भी बरामद की गई है। पंचनामे एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शनिवार की दोपहर 12 बजे इन लाशों को अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बडनेरा रोड पर नवाथे चौक स्थित होटल रंगोली पल के 5वें माले से गिरकर कल दोपहर शोभानगर निवासी सुनील अमृतराव काले नामक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में होटल रंगोली पल के संचालक नितिन देशमुख तथा ठेकेदार शत्रुघ्न विघे को जिम्मेदार करार देते हुए पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध दर्ज किया है। मोर्शी परतवाड़ा मार्ग पर दुपहिया मोटरसाइकिल व एसटी बस में आमने सामने भिड़ंत हो जाने से हुई दुर्घटना में प्रफुल्ल सोमदास आहाके नामक 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रफुल्ल आहाके कक्षा 12वीं का छात्र था और फॉर्म भरने के लिए अपने महाविद्यालय जा रहा था, तभी बीच रास्ते में यह सड़क हादसा घटित हो गया। गोपालनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत चौरेनगर निवासी तड़ीपार अपराधी गोपाल मधुकर थोरात तड़ीपारी के आदेशों का उल्लंघन कर पुलिस को चकमा देते हुए एक बार फिर शहर में दाखिल हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे चौरेनगर परिसर से गिरफ्तार किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत पीडीएमसी अस्पताल के पास 11 केवी फीडर की उच्च दाब वाहिनी का खंभा है, जिससे 2 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे के आसपास एक ट्रक जाकर टकरा गया। सौभाग्य से बिजली के जिंदा तार गिरने के बाद भी यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन महावितरण कंपनी का पोल टूटने से करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ गाड़गेनगर थाने द्वारा मामला दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष ई प्राइम नामक कंपनी ने एक स्कीम तैयार करते हुए कंपनी के ऑनलाइन आईडी तैयार कर रजिस्ट्रेशन करने हेतु कहा था। यह वेबसाइट ऑनलाइन चेन मार्केटिंग के समान रहने से वहादत नगर निवासी इमरान खान, मकसूद अली खान और उनके कुछ रिश्तेदारों ने इस कंपनी के झांसे में आकर करीब 2,81,900 रुपए कंपनी में जमा कराए थे, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। जिसके बाद इमरान खान व उनके रिश्तेदारों ने जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए ई प्राइम कंपनी के संचालक तथा नागपुर निवासी मनोज कमलाकर कापसे, उत्तम पटेल, पुष्पक पटेल व एक अन्य महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।